नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय संविधान का भाग 6 जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका अंतिम अध्याय है, जिसमें हम लोग दोस्तों आज जानेंगे उच्च न्यायालय के बारे में, मतलब कि हाई कोर्ट के बारे में, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 के बीच में किया गया है। दोस्तों, ऐसे हम लोग बात करें तो उच्च न्यायालय का उल्लेख तो 14 से लेकर 232 के बीच में था दोस्तों, किंतु बाद में जो अनुच्छेद 232 है दोस्तों उसको निरस्त कर दिया गया, मतलब उसको खत्म कर दिया गया था। इस तरह से जो उच्च न्यायालय का उल्लेख वर्तमान समय में है वो 214 से लेकर के दोस्तों 231 के बीच में है। इस अध्याय में दोस्तों हम लोग इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 है ये हमारा, इसमें हम लोग उच्च न्यायालय के थ्योरी पार्ट को समझेंगे। एक वीडियो और आएगा दोस्तों जो हमारा अंतिम वीडियो होगा, उसमें हम लोग जितने भी उच्च न्यायालय से प्रश्न बने हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों हम एक बार देख लेंगे। इस तरह से हमारा अध्याय 6 भी दोस्तों, जो भाग 6 वो भी क्या हो जाएगा, हमारा खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्या जानेंगे, उच्च न्यायालय गठन के बारे में समझेंगे, कैसे नियुक्ति होती है वो जानेंगे, शपथ के बारे में जानेंगे, योग्यता क्या होती है, कार्यकाल क्या है, और उच्च न्यायालय के सभी अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे, जो 214 से लेकर 231 के बीच कौन कौन से प्रावधान दिए गए इसमें वो जानेंगे। और लास्ट में दोस्तों थोड़ा सा हम बात करेंगे जिला न्यायालय मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में, जो अनुच्छेद 233 से लेकर 237 के बीच में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है, क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसकी चर्चा हम लास्ट में थोड़ा सा दोस्तों करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। भारतीय संविधान के अनुसार दोस्तों उच्च न्यायालय का राज्य न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय होता है। आपको अगर हम बताते हैं अपने देश की अगर बात कर ले, देश की न्यायपालिका के बारे में बात कर ले, तो सबसे जो नीचे होता है दोस्तों हमारे भारत में, वो 3 स्तरीय क्या है, न्यायपालिका है। अब 3 स्तरीय कैसे वो आप समझ लीजिए। तो सबसे नीचे जो होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिला न्यायालय, जिसको हम लोग सत्र न्यायालय ही बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों होता है आपका हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट के बाद क्या होता है आपका सुप्रीम कोर्ट होता है। मतलब कि मान लीजिए इसमें कुछ मामला चल रहा है दोस्तों, तो ये मामला इसमें आप अपील कर सकते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है, कुछ आपके साथ उसमें परिवर्तन नहीं होता है, आपके पास सही नहीं होता है, तो वही बात को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों क्या होता है, अपील कर सकते हैं। इसके ऊपर दोस्तों कहीं आप जा नहीं सकते, मतलब इसमें आपका फैसला होना ही होना है और उसको आपको स्वीकारना ही स्वीकारना है दोस्तों। तो मतलब इस तरह से क्या हमारे देश की न्यायपालिका है दोस्तों। तो सर्वोच्च पर कौन है आपका, तो सर्वोच्च पे आपका सुप्रीम कोर्ट है। तो वही क्या बात कर रहा है यहाँ पर, जो उच्च न्यायालय होता है वो किसी भी राज्य के न्यायपालिका क्या होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, जो हाई राज्य में जो सर्वोच्च न्यायालय होता है कौन होता है, आपका हाई कोर्ट होता है। नहीं तो बहुत सारे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, आपके बहुत सारे गाँव में क्या होते हैं, जो ग्राम कचहरी है वो भी न्यायालय काम करती है। तो इस तरह से दोस्तों होते हैं। अब हम बात करेंगे संवैधानिक प्रावधान के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपका अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 14 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। मतलब कि जितने भी हमारे भारत में दोस्तों क्या है, राज्य है, हर एक राज्य में क्या होगा दोस्तों, एक उच्च न्यायालय होगा। ये बात कहा गया अनुच्छेद 214 में। लेकिन दोस्तों अनुच्छेद मतलब कि एक आपका नोट है, नोट क्या है, तो 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। इसमें कहा गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों या यूटी का एक हाई कोर्ट हो सकता है। ये अनुच्छेद संशोधन 1956 में हुआ था, 7वां संशोधन, उसके द्वारा ये बातें कही गई थी। जो 7वां संशोधन है दोस्तों आपके लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। इसमें तो आप ये बात कहा गया, 7वां संशोधन में कहा गया था कि एक राज्यपाल 2 या 2 मतलब कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल दोस्तों हो सकता है। इसके अलावा जो आपका भाग 7 है, जो लोग भाग 7 है जिसको निरस्त किया गया है, तो वो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ही दोस्तों क्या किया गया, उसको खत्म कर दिया गया। अब 7वां संविधान संशोधन के द्वारा ये भी देख रहे हैं आप कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाईकोर्ट दोस्तों हो सकता है। ऐसे बहुत सारे हमारे भारतीय क्षेत्र में है जहां पर क्या है दोस्तों, एक ही हाई कोर्ट अलग अलग क्षेत्रों की सुनवाई करता है। उसकी भी बात हम करेंगे आगे। आगे है बात करते हैं थोड़ा सा हम कि जो हाई कोर्ट की जो शुरुआत हुई है, थोड़ा सा इतिहास के बारे में बात कर ले, थोड़ा सा हम आपको बता दें। जब 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के बाद दोस्तों एक आता है परिषद की गठन होता है, जिसका नाम है 1861 का भारत शासन अधिनियम, बोल दीजिए 1861। इसमें कहा गया था कि जो भी अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियां हैं वहां पर क्या होगा दोस्तों, हाई कोर्ट की स्थापना होगी, ताकि वहां पर क्या हो, जो व्यवस्थाएं हैं उसको ठीक तरीके से दोस्तों संचालित किया जाए। तो इस तरह से क्या होता दोस्तों, 3 जो प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों की, एक कलकत्ता, बम्बई, मद्रास,
ये इस तरह से क्या हुआ था, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में क्या था दोस्तों, हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। कब? तो 1862 में। कौन सा अधिनियम था? तो 1861 के अधिनियम द्वारा 1862 में हुआ था। अगर बोले आए कब सबसे पहले कहाँ हुआ, सबसे पहले याद रखिएगा कलकत्ता, सबसे पहले कहाँ हुआ था, कलकत्ता, ये बात याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं। बाद में फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1866 में, तो 4 साल बाद। फिर पटना हाई कोर्ट इसलिए याद रखिए क्योंकि इससे प्रश्न बनता है बिहार की एग्जाम में। तो 3 फरवरी 1916 में क्या होता, पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। और जो दिल्ली हाई कोर्ट है इसकी भी स्थापना दोस्तों क्या हुआ था, तो 1966 में हुआ था। अब दिल्ली हाई कोर्ट क्यों याद रखना है, तो दिल्ली क्या है दोस्तों, एक यूटी है और एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास क्या है दोस्तों, अपना एक अलग क्या है, उच्च न्यायालय है। इसके दिल्ली में ही अपना सुप्रीम कोर्ट भी है और साथ साथ दिल्ली के पास क्या है दोस्तों, एक अपना हाई कोर्ट भी है। ये भी बात याद रखिएगा। अगर बात कर ले कि वर्तमान में कुल कितने भारत में हाई कोर्ट है, तो दोस्तों कुल कितने हैं आपके 25 हाई कोर्ट है। कितने? 25, मतलब कि हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इन मतलब कि 36 प्रदेश की बात करें, 36 प्रदेशों के लिए कितना है दोस्तों, तो 25 आपका हाई कोर्ट है। अब 36 प्रदेश है लेकिन हाई कोर्ट कितना है आपका, 25। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए दोस्तों, तो आपको बताया था कि हम अभी बताया था कि 7वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें यह प्रावधान किया गया कि एक ही हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों या यूटी की सुनवाई कर सकता है। वही हम बात कर ले कि वर्तमान समय साझा हाई कोर्ट कितने हैं, तो आपके 7। कितने हैं? 7। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा दोस्तों। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर क्या, तो अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 231 ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि संसद कानून द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों या 2 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद में बताएं कि एक ही हाई कोर्ट 2 राज्यों का भी हो सकता है या 2 या 2 से अधिक राज्यों का, यूटी का भी हो सकता है। ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 231 में दोस्तों प्रावधान किया गया। ये बात याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, तो जो न्यायाधीश होते हैं जो हाई कोर्ट के, उनकी नियुक्ति के बारे में बात करेंगे, उनकी क्या योग्यता है उसके बारे में बात करेंगे। तो अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 215 इसलिए नहीं बताएं क्योंकि अनुच्छेद 215 के बारे में आगे बताएंगे। वो अभिलेख न्यायालय के बारे में चर्चा की गया है, उसके बारे में बताएंगे आपको। तो यहाँ पर अनुच्छेद 216 इसमें क्या कहा गया है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मतलब कि बताएं नियुक्ति कैसे होती है। जो हाई कोर्ट के जो भी न्यायाधीश होते हैं तो उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो राष्ट्रपति जो होते हैं, जो सीजीआई होते हैं भारत के, मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे परामर्श लेते हैं। और साथ ही साथ जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं दोस्तों, उनसे भी क्या करते हैं, सलाह लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो हाई कोर्ट के जो भी मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दोस्तों ये बातें आपको ध्यान रखनी है। कभी कभी आपसे प्रश्न कर देगा कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है लेकिन किनके सलाह आते हैं, तो राज्यपाल के साथ साथ जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी भी सलाह ली जाती है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं आगे अनुच्छेद 217 में। इसमें कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्यों के राज्यपाल का परामर्श लेता है, जैसा कि अब हम अभी आपको बताए थे। और भी जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, तो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे करेगा, तो जो अन्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों उनकी नियुक्ति करते समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्यों के राज्यपाल के अतिरिक्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना राष्ट्रपति के लिए क्या दोस्तों, अनिवार्य है। अब यहाँ पर देखिए, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अगर करना है तो राष्ट्रपति किससे सलाह लेगा, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है उनसे, अफाफा राज्यपाल से। अब हमको करना है अन्य न्यायाधीश, मतलब कि हाई कोर्ट में क्या होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और साथ ही साथ कुछ अन्य न्यायाधीश भी दोस्तों होते हैं। आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता कितना हमको चाहिए उसके आवश्यकता अनुसार क्या होते हैं, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो उनकी नियुक्ति भी दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, तो राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश जो भारत के उनसे तो सलाह लेंगे, साथ ही साथ जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है जिस राज्य में, उनके भी मुख्य न्यायाधीश से क्यों दोस्तों क्या करेंगे, ये राष्ट्रपति सलाह लेंगे, उसके बाद अन्य न्यायाधीश की दोस्तों नियुक्ति करेंगे। ये तो बात आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 217 2 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यता के बारे में। तो योग्यता के बारे में चर्चा कर लेते हैं क्या है। तो पहला है दोस्तों कि भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये तो आपको याद रखना चाहिए कि कोई भी हम लोग नियुक्ति के बारे में, योग्यता के बारे में बात करेंगे तो भारत का नागरिक होना आवश्यक है, क्योंकि आप भारत के हाई कोर्ट में दोस्तों नियुक्त हो रहे हैं, ना कि आप इंग्लैंड के या अमेरिका के हाई कोर्ट में नियुक्त हो रहे हैं। तो भारत का नागरिक आपको होना आवश्यक है। साथ ही साथ भारत में कम से कम 10 वर्षों तक किसी न्यायिक पद पर आसीन रहा हो, मतलब कि कोई भी व्यक्ति को अगर आप न्यायाधीश बना रहे हैं
तो वो 10 वर्ष तक किसी भी न्यायिक पद पर क्या हो, वो आसीन रहे हों, या तो वो अधिवक्ता रहे हों या किसी तरह कोई भी न्यायिक कार्य में दोस्तों संलग्न हो, लेकिन कितने साल तक, 10 वर्षों तक। अब बात करते हैं आगे, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में या से एक से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। यही बात हम बता दिए कि 10 वर्षों तक क्या वो अधिवक्ता रहा हो, मतलब कि वकील रहा हो, तब क्या है वो योग्य है क्यासी के लिए, तो आप मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए या न्यायाधीश बनने के लिए। आगे बात करते हैं हम कि वेतन और भत्ते क्या है, मतलब इनको वेतन और भत्ता कैसे मिलता है। तो इनको वेतन और भत्ता दोस्तों मिलता है राज्य की जो संचित निधि होती है उनसे मिलता है। तो यहाँ न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते क्या होते हैं, राज्य की संचित निधि से दोस्तों मिलते हैं। और उनके कार्यकाल में उन्हें कम नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए कि किसी तरह कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो भी इनके वेतन और भत्ते को दोस्तों क्या हुआ, इन्हें कार्यकाल के दौरान कम किया नहीं जा सकता है। ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वेतन और भत्ते कहाँ से मिलता है और क्या इनके प्रावधान है। आगे हम बात करते हैं शपथ ग्रहण के बारे में। किनके शपथ ग्रहण के बारे में, तो जो न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के, उनके शपथ ग्रहण के बारे में। तो संविधान के अनुच्छेद 219 में क्या है, शपथ ग्रहण के बारे में बात किया गया है। अब शपथ कौन दिलाएगा, तो शपथ दिलाने का काम दोस्तों राष्ट्रपति नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब 25 उच्च न्यायालय है, तो 25 उच्च न्यायालय में दोस्तों राष्ट्रपति जाएंगे नहीं, तो वहां पर उनके प्रतिनिधि होते हैं कौन, तो राज्यपाल। राज्यपाल क्या करते हैं, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको शपथ दिलाने का दोस्तों काम करते हैं। तो शपथ दिलाने के बारे में बात करें, कौन दिलाता है, तो राज्यपाल दिलाते हैं, जो उस राज्य के राज्यपाल होंगे। वही बातें हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने पद पर आसीन होने से पूर्व राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अधिकारी के सम्मुख संविधान के प्रति निष्ठावान रहने और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने का शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। अनुच्छेद 219 में कहा गया है कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनको शपथ कौन दिलाएंगे, तो राज्यपाल दिलाएंगे, लेकिन राज्यपाल किसी कारणवश, या तो उनकी तबीयत बिगड़ गई हो या किसी अनावश्यक कारण या किसी भी कारण से दोस्तों क्या है वो अनुपस्थित है। अनावश्यक कारण तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये राज्यपाल राज्य के हैं तो उनके बहुत सारे उनके उनके ऊपर कार्यभार होता है। तो किसी कारणवश क्या है, जिस दिन मान लीजिए कि इनका शपथ ग्रहण है न्यायाधीश का, वो क्या है अनुपस्थित है वहां पर, तो वो क्या कर सकते हैं, तो वो राज्यपाल अपने प्रतिनिधि को, मतलब कोई भी अधिकारी को नियुक्त कर देंगे। वो कहेंगे कि जाकर के जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनको शपथ दिला दीजिए। तो ये भी याद रखना है कि अगर मान लीजिए कि राज्यपाल अनुपस्थित है तो कौन दिलाएगा शपथ, तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी दोस्तों। अब बात करते हैं कार्यकाल के बारे में कि जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है। तो हमारे भारतीय संविधान में दोस्तों सबसे प्रमुख बात यही है कि इनके कार्यकाल का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में उल्लेख नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति न्यायाधीश बन जाता है तो 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, कितना साल रहेगा, ऐसा कोई दोस्तों उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में नहीं है। तो क्या है इसके लिए, तो इसके लिए दोस्तों कुछ कंडीशन है। ऐसा नहीं है कोई एक आदमी एक बार न्यायाधीश बन गया तो वो जीवन पर्यंत रहेगा, मतलब कि जब तक है जाना, ऐसा नहीं है। तो कहा गया है भारतीय संविधान में कि कोई व्यक्ति हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनता है तो 62 वर्ष तक ही बनेगा, मतलब 62 वर्ष की आयु अगर पूर्ण कर लेता है तो उसके बाद दोस्तों तो क्या करना पड़ेगा, अपने न्यायाधीश पद से दोस्तों हटना पड़ेगा, मतलब उसको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, मतलब कि अवकाश पर जाएंगे फिर 62 वर्ष की आयु होने पर। ये बात है, लेकिन कोई कार्यकाल नहीं है कि 5 साल 6 साल, बस 62 वर्ष तक है। अब बात है अगला क्या है, अगर 62 वर्ष से पहले उसको हटना है तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे देगा। याद रखिएगा, त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति कर रहा है तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देगा। ये भी ध्यान रखनी है। यदि नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में हो जाए, मान लीजिए कोई भी न्यायाधीश की नियुक्ति, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कहाँ हो गई, सुप्रीम कोर्ट में हो गई, तो भी क्या होगा, वो अपने हाई कोर्ट के पद से दोस्तों हट सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या है, तो यहाँ 62 वर्ष है, अगर 62 वर्ष के बाद आपका रिटायरमेंट होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दोस्तों बन सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की आयु कितनी है, अधिकतम 65 वर्ष। कितना है, 65 वर्ष। लेकिन अगर 65 वर्ष की आयु में अगर सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट हो गए, मतलब अवकाश प्राप्त किए, तो आप हाई कोर्ट में नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट का कितना है आयु, 62 वर्ष का दोस्तों। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। आगे बात करते हैं कि संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। आपको आपको हम बताते आ रहे हैं जब से संविधान का चैप्टर पढ़ा रहे हैं कि हमारे भारत में जो प्रथम व्यक्ति है, जो प्रथम नागरिक है, वो भी उसका पद भी सुरक्षित नहीं है। तो ये मुख्य न्यायाधीश भी कौन सी बड़ी बात है, मतलब कि मुख्य न्यायाधीश अगर कोई है या भारत के मुख्य न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो, भी क्या है दोस्तों, अपने पद पर बैठने के बाद सुरक्षित नहीं है। अगर दोस्तों वो कार्य करने के योग्य नहीं है या तो कदाचार में क्या होते हैं, लिप्त पाए जाते हैं, तो संसद पे क्या, संसद क्या करेगा, उनको
साबित कदाचार का प्रस्ताव पास करके उनको दोस्तों उनके पद से हटा सकता है। कैसे होगा तो सुन लीजिए बात। लोकसभा, अगर मान लीजिए कि कोई भी मुख्य न्यायाधीश है, मतलब हाई कोर्ट के, तो लोकसभा, हमारे भारत में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा से 100 सदस्य क्या करेंगे, हस्ताक्षर करके तो उन पर आरोप लगाएंगे कि जो ये फलना फलना हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है, ये क्या है दोस्तों, अयोग्य है, मतलब कर्तव्य करने के योग्य नहीं है, या तो ये कदाचार में लिप्त है। ये राज्य लोकसभा से अगर बात किए तो 100 सदस्य, और वहीं राज्यसभा से बात कर ले तो 50 सदस्य क्या करेंगे, आरोप लगाएंगे। ठीक है, अब आरोप लगाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन होगा। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन होगा। गठन मतलब कि अब गठन होगा तो इसमें आरोप लगाया तो इसको सिद्ध करेगा ना। अगर मतलब मान लीजिए कि वहाँ पर गलत साबित होता है तो ये तो वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये सही साबित होता है दोस्तों, तो ये प्रस्ताव अब आएगा कहाँ पर, आपका संसद में। अब संसद में दोस्तों अगर 2/3 से, मतलब कि विशेष बहुमत 2/3 से, दोनों सदन से अगर दोस्तों पास हो जाता है तो वो साबित कदाचार है दोस्तों, प्रस्ताव जो आया था वो मतलब कि पेश हुआ, पास हो गया। अब राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उनको हटाने का उनको अधिकार है कि उनको जो फलना फलना हाईकोर्ट के न्यायाधीश है उनको मतलब कदाचार में लिप्त पाए गए हैं, तो इस आधार से संसद द्वारा साबित कदाचार लगा करके प्रस्ताव पारित करके उनको राष्ट्रपति हटा सकते हैं। तो इस तरह से ये बातें याद रखिएगा। आगे आते हैं हम लोग अगला। आगे क्या है, तो आगे है दोस्तों जो उच्च न्यायालय होते हैं उनका क्षेत्राधिकार के बारे में बात करेंगे, शक्ति क्या है उनका और उनका कार्य क्या है। तो अनुच्छेद 225 जो है वो बात करता है इनके शक्ति और क्षेत्राधिकार के बारे में। अनुच्छेद 225 इनके शक्ति और क्षेत्राधिकार के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे आरंभिक क्षेत्राधिकार। आरंभिक क्षेत्राधिकार क्या है इनका, तो संसद और विधानमंडल के जो सदस्य का निर्वाचन संबंधित अगर विवाद आता है तो उसमें ये सुनवाई कर सकते हैं। जैसे इंदिरा गांधी के समय जो चुनाव हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, कोई एक आम जनता क्या किए थे इंदिरा गांधी के खिलाफ, उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या करते उनके खिलाफ दोस्तों याचिका दायर कर दिए थे कि इंदिरा गांधी चुनाव जीत करके आई हैं, वो गैर कानूनी तरीके से जीत करके आई हैं। तो मतलब कहाँ हुआ था दोस्तों, हाई कोर्ट में ही उनकी सुनवाई हुई थी और हाई कोर्ट क्या किया था, अपना फैसला दोस्तों सुनाया था। तो बता दिए संसद हो या विधानमंडल हो, उनके जो सदस्य उनका निर्वाचन अगर होता है, विवाद होता है, तो सुनवाई कर सकता है कौन, हाई कोर्ट कर सकता है। हाँ भले उसकी आप अपील कर सकते हैं, कहाँ, हाई कोर्ट में। जिला पंचायत और नगर पंचायत के बीच अगर विवाद होता है तो भी सुनवाई हाईकोर्ट कर सकता है। वसीयत, विवाह, तलाक संबंधी जो मामले होंगे इसकी भी सुनवाई कौन कर सकता है, आपका हाईकोर्ट कर सकता है। तो ये सब चीजें हैं वो क्या, आरंभिक क्षेत्राधिकार, मतलब कि जो उच्च न्यायालय हैं उनके आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दोस्तों आते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग रीट क्षेत्राधिकार। रीट जिस तरह से अनुच्छेद 32 के द्वारा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है 5 प्रकार की रीट जारी करना, उसी तरह से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के द्वारा हाईकोर्ट को भी दोस्तों 5 प्रकार की रीट जारी करने का दोस्तों अधिकार है। ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है, किसको लेकर के, मौलिक अधिकार को लेकर के। अगर कोई भी व्यक्ति को लग रहा है कि ये फलना फलना आदमी हमारे मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका दायर कर सकता है और इसको लेकर के 5 प्रकार की रीट जारी करने का दोस्तों अधिकार है किसको, हाई कोर्ट को। कौन कौन सा रीट है, तो बात किए थे हम लोग, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार की रीट क्या है, अनुच्छेद 226 के द्वारा कौन जारी कर सकता है, तो हाई कोर्ट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की बात करेगा तो अनुच्छेद 32। ये दोनों चीजें ध्यान देनी है आपको। वही बात करते अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है, मान लीजिए कि आपका हाई कोर्ट में या उससे निचले अदालत में जो जिला कोर्ट है वहाँ पर क्या होता है, किसी चीज़ को लेकर के दोस्तों आप उसमें संलिप्त पाए गए, उसको लेकर के जिला कोर्ट आपको फैसला सुना दिया, लेकिन आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं हो तो क्या कर सकते हैं आप दोस्तों, अपील कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं, तो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो उच्च न्यायालय निम्न, मतलब कि जो निचली अदालत है, निम्न न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध उन दीवानी मुकदमों में अपील सुन सकता है जिसमें 5,000 या उससे इससे अधिक रकम या इतने मूल्य की संपत्ति का प्रश्न हो। मतलब कि 5,000 से अधिक मूल्य की संपत्ति का अगर प्रश्न आता है, दीवानी मामले मतलब होता है दोस्तों जो धन संपत्ति संबंधित हो, जो धन संपत्ति संबंधित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, दीवानी मामले। एक होते हैं फौजदारी, जो होता है मारपीट संबंधित होते हैं। दीवानी जैसे हो गया आपका संपत्ति को हड़प लिया या कोई आपका धन लूट लिया, तो ये सब क्या होते हैं, दीवानी मामले कहलाते हैं। अब जैसे झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, तो ये सब क्या कहलाते हैं, आपके फौजदारी। तो 5,000 से अधिक का अगर कोई मामला है तो उसको अपील आप कर सकते हैं, कहाँ पर, हाईकोर्ट में सुनवाई करेगा। वहीं बात करते हैं आगे कि जो उच्च न्यायालय होते हैं निम्न न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध ऐसे फौजदारी मुकदमों की अपील सुन सकता है जिसमें निम्न न्यायालयों ने क्या किया, अपराधी को
4 वर्ष या इससे अधिक समय के लिए कैद की सजा दी है। मतलब कि कोई फौजदारी मारपीट हुआ, हत्या कर दिया, कोई भी मतलब इस तरह होता है, हत्या होता है, किडनैप होता है दोस्तों, ये सब जो होते हैं, किडनैप तो नहीं बोल सकते, हाँ किडनैप भी बोल सकते हैं, बलात्कार होता है, ये सब जो होता है, ये सब क्या कहलाता है आपका फौजदारी मुकदमा कहलाता है। तो इसमें अगर कोई अपराधी को 4 साल से अधिक अगर मिलता है मतलब सजा, तो इसको लेकर के वो अपील कर सकता है कहाँ पर, उच्च न्यायालय में। यही क्या है उनका अपीलीय न्यायालय है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग क्या, तो इसके अलावा दोस्तों कि जिला तथा सेशन जज हत्या के मुकदमे में दोषी को मृत्यु दंड दे सकता है, परंतु मतलब कि जो जिला न्यायालय तो भी मृत्यु दंड दे सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। परंतु जज द्वारा दिए गए मृत्यु दंड की पुष्टि उच्च न्यायालय की ओर से करवानी अनिवार्य है। मतलब जिला न्यायालय दे देता है किसी को किसी अपराध के लिए मृत्यु दंड, तो उसको पुष्टि कराना मतलब कि किससे अनिवार्य है, तो हाईकोर्ट से पुष्टि कराना अनिवार्य है। उच्च न्यायालय की पुष्टि के बिना अपराधी को फांसी नहीं दी जा सकती। जब तक उच्च न्यायालय उसमें अपनी सहमति नहीं देगा तब तक आप फांसी नहीं दे सकते हैं। वजह तो सुना दी है लेकिन दे नहीं सकते हैं। कोई ऐसा मुकदमा जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो तो उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। मतलब कोई संविधान से संबंधित कोई बातें हैं, उसमें व्याख्या को लेकर के है, तो उसमें उच्च न्यायालय में आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो यही क्या आपका अपीलीय न्यायालय है, दीवानी मामले, फौजदारी और फांसी को लेकर के दोस्तों। आगे बात करते हैं न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार। न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार मतलब कहने का मतलब दोस्तों कि संसद और विधानमंडल कोई भी कानून बनाती है, कोई भी कानून बनाती है तो वो हमारे संविधान के अनुरूप है कि नहीं, तो इसकी अंतिम जो जांच करता है वो न्यायालय ही करता है। तो ऐसे न्यायालय को अधिकार है, मतलब कि ऐसे तो न्यायालय हमारे सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, लेकिन उच्च न्यायालय को भी दोस्तों हमारा अधिकार है इसकी न्यायिक पुनराविलोकन करने का। लेकिन इसकी अपील आप कहाँ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। जैसे अभी देख रहे हैं आपकी वक्फ जो अधिनियम वक्फ संशोधन अधिनियम जो आया 2025, वो तो दोस्तों बन गया, वो कानून बन गया। तो अब वो क्या होगा, उसकी व्याख्या करना कि हमारे संविधान के अनुकूल है कि नहीं है, कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट दोस्तों करेगा। यही बात ध्यान रखनी है। अब ये बात है यहाँ पर क्या कि विधानमंडल के लिए कोई कानून बनता है तो वो हाई कोर्ट भी क्या करेगा, उसको देखेगा, उसकी व्याख्या करेगा कि हमारे संविधान के अनुसार है कि नहीं है। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है आपको कि क्या बताई गई है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय की तरह राज्य के उच्च न्यायालय को भी कानूनी संबंधी न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय संसद राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के किसी अनुच्छेद के विरुद्ध हो, मतलब कि संविधान के अनुकूल नहीं है, वही बात बताएं आपको हम। परंतु उच्च न्यायालय ऐसे निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि ये क्या करता है, गैर संवैधानिक घोषित करता है उच्च न्यायालय, तो आप अपील कर सकते हैं कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट दोस्तों गैर संवैधानिक घोषित करता है तब आप कहीं अपील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वही हमारा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय है। आगे बात करते हैं प्रशासकीय शक्ति क्या है हाई कोर्ट की, उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम। तो अधीनस्थ न्यायालय जो मतलब निचली अदालत है, हाई कोर्ट की निचली अदालत जो जिला न्यायालय है, ये कार्रवाई का विवरण मांग सकते हैं। मतलब जो अधीनस्थ न्यायालय में जो कार्रवाई चल रही है उसका विवरण, लेखा जोखा मांग सकता है हाई कोर्ट। उसके बाद अपने अधीनस्थ न्यायालयों की कार्रवाई के संबंध में नियम बना सकते हैं। मतलब कि अधीनस्थ न्यायालय में कार्रवाई कैसे चले उसके लिए नियम कानून बनाने का अधिकार किसको है, हाई कोर्ट को दोस्तों है। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य प्रणाली, रिकॉर्ड, रजिस्टर, हिसाब किताब आदि रखने के संबंध में नियम निर्धारित कर सकता है। मतलब वही बताएं कि लेखा जोखा करने का नियम हाईकोर्ट बना सकता है। उच्च न्यायालय किसी मुकदमे को अपने किसी अधीनस्थ न्यायालय से किसी दूसरे अधीनस्थ न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई भी जिला न्यायालय, जैसे मान लीजिए कि पटना जिला न्यायालय है, पटना जिला न्यायालय है, उसमें कोई मुकदमा पर फैसला चल रहा है, तो सुप्रीम हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि वो पटना हाई कोर्ट का पटना जिला कोर्ट का जो भी मुकदमा है उसको कहाँ स्थानांतरित कर सकता है, किसी भी जिला न्यायालय में। जैसे मान लीजिए आपका नालंदा जिला न्यायालय हो गया, आपका मोतिहारी हो गया, या मान लीजिए आपका मुजफ्फरपुर हो गया, इस सब जिले में क्या कर सकता है, स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है आपका, तो उच्च न्यायालय को दोस्तों है। आगे बात करते हैं हम लोग कि उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के रिकॉर्ड, कागज पत्र आदि निरीक्षण करने के लिए मंगवा सकता है। मतलब कि उसकी जांच करने के लिए मंगवाने का दोस्तों अधिकार है किसको, तो उच्च न्यायालय को। ये सब क्या इनके प्रशासनिक कार्य है दोस्तों। उसके बाद है कि उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों के वेतन भत्ते सेवा आदि के नियम निर्धारित कर सकता है। जो वेतन भत्ता कितना मिलेगा जिला न्यायालय के न्यायाधीशों को या जो भी कर्मचारी है, तो ये सब तय कौन करता है, तो ये सब तय करता है उच्च न्यायालय ही। आगे बात करते हैं हम लोग कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है और इस संबंध में राज्यपाल उसे लोक सेवा आयोग के परामर्श लेने के लिए कह सकता है। लोक सेवा आयोग कहने का मतलब दोस्तों कि क्या कर सकते हैं
कि जो लोकसभा की जो परीक्षा होती है उसके द्वारा क्या कर सकता है, नियुक्ति करवा सकता है दोस्तों। ये राज्यपाल उनको सलाह देगा। आगे बात करते हैं क्या, अधिकार क्षेत्र का विस्तार। अधिकार क्षेत्र का विस्तार ये क्या कहता है, तो संविधान के अनुच्छेद 233 से 30 के अनुसार संसद कानून द्वारा किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में न्यायिक कार्यों के लिए किसी केंद्रशासित प्रदेश को सम्मिलित कर सकती है या उसको अधिक क्षेत्र से अधिकार क्षेत्र से बाहर कर सकती है। मतलब मान लीजिए कि जैसे अभी कलकत्ता हाई कोर्ट है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट क्या करता है, जो पोर्ट ब्लेयर मतलब अंडमान निकोबार जो आपका यूटी है, तो उसकी सुनवाई जो होती है कहाँ होती है, कलकत्ता हाई कोर्ट में होती है। लेकिन मान लीजिए संसद का रहा कि नहीं, इसकी सुनवाई क्या होगा, कलकत्ता हाई कोर्ट में नहीं होकर कहाँ होगा, मद्रास हाई कोर्ट में होगा। मतलब कि जो तमिलनाडु में जो भी हाई कोर्ट है वहाँ पर होगा, या मान लीजिए कि उड़ीसा में होगा या आंध्र प्रदेश में होगा। तो ये सब कौन कर सकता है, मतलब अधिकार क्षेत्र में डालने का और अधिकार क्षेत्र से निकालने का कौन कर सकता है, संसद दोस्तों कर सकता है। वही क्या, अधिकार क्षेत्र का विस्तार के बारे में बात कर रहा है अनुच्छेद 230। आगे बात करते हैं, यही बताया था अनुच्छेद 215 अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय कहने का मतलब कि जिस तरह से हम लोग पढ़े थे सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा अनुच्छेद अभिलेख न्यायालय है, तो अनुच्छेद 129 है दोस्तों। वो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट वो कहता है कि क्या 129 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट क्या, एक अभिलेख न्यायालय। उसी तरह से हाई कोर्ट भी क्या है दोस्तों, एक अभिलेख न्यायालय। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 215। मतलब इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट कोई भी दोस्तों फैसला सुनाता है तो उस फैसले को दोस्तों क्या करेगा, उस साक्ष्य के रूप में अपने पास दोस्तों क्या करेगा, सुरक्षित रखता है। मतलब क्या करता है कि आगे प्रमाण के रूप में किसी भी तरह से कोई समस्या अगर आए तो उसको हम दिखा सके। तो वही बात है क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में स्वीकार किया गया है। अभिलेख न्यायालय में सभी निर्णय कार्रवाइयों की प्रमाण के रूप में प्रकाशित किया जाता है और उसके निर्णय संबंधित राज्य के सभी न्यायालयों में भी माने जाते हैं। मतलब मान लीजिए कोई भी ये निर्णय देता है, जितने भी राज्य के न्यायालय है, मतलब जितने भी जिला न्यायालय हैं उन सभी जिला न्यायालयों के इनके फैसले को दोस्तों मानना अनिवार्य है। ये अनुच्छेद 215 के द्वारा अभिलेख न्यायालय में कहा गया है। आगे बात करते हैं हाई कोर्ट के सभी अनुच्छेद के बारे में। बताए थे हम कि सभी अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा यहाँ सुन लीजिए सभी अनुच्छेद के बारे में। तो अनुच्छेद 215 समझ गए क्या है, तो प्रत्येक राज्य के लिए कुछ न्यायालय ये समझ गए आप। इसी तरह से बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 215 अभिलेख न्यायालय के बारे में बता दिए आपको। अनुच्छेद 216 क्या है, अनुच्छेद 216 कहता है कि प्रत्येक न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे जिनकी संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होगी। मतलब कितना न्यायाधीश होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, इसके निर्धारण कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करता है, क्योंकि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है किसकी, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश की। आगे अनुच्छेद 217, इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें के बारे में बताया गया कि नियुक्ति कौन करेगा, क्या उनकी शर्तें हैं, ये बातें। अनुच्छेद 218 कहता है कि उच्च न्यायालय के संबंधित कुछ प्रावधानों का सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधानों पर लागू होना। मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई प्रावधान क्या करता है, जारी करता है, तो जितने भी हमारे भारत में उच्च न्यायालय हैं वो सब पर दोस्तों क्या होगा, लागू होगा। ये आपका अनुच्छेद 218 कहता है। वहीं बात करते हैं अनुच्छेद 222 में, जिसमें कहा गया है कि एक न्यायाधीश एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। देखते हैं कि बहुत कभी कभी आपको न्यूज़ में सुनने के लिए मिलता है कि फलना फलना राज्य के न्यायाधीश जो न्यायाधीश थे, पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश का स्थानांतरण यहाँ हो गया। मतलब कहाँ हो गया, आपके मणिपुर में हो गया, असम में हो गया, तमिलनाडु में हो गया, कर्नाटक में हो गया। इस तरह से क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो अनुच्छेद 222 के द्वारा कौन करता है स्थानांतरण, ये तबादला दोस्तों करते हैं कौन, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है दोस्तों। ये भी बातें आपको याद रखनी है। अब बात है अनुच्छेद 225, इसमें उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या, कितना क्या होगा क्या नहीं होगा, वही शक्ति के बारे में बताए थे, वही क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 226 बता दिया रिट, कि कुछ रीट जारी करने का उच्च न्यायालय को शक्ति। मतलब कि जो 5 प्रकार की रीट जारी करता है उच्च न्यायालय, उसके बारे में दोस्तों अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 227 कहता है कि उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति। मतलब कि उच्च न्यायालय क्या करता है, जितने भी न्यायालय हैं, मतलब कि जिला न्यायालय के बारे में बात करें, जितने भी न्यायालय, मतलब कि ये नहीं कि पूरे राज्य के जितने भी न्यायालय है उसके बारे में, जिस राज्य का हाई कोर्ट है उसी राज्य में जो भी जिला न्यायालय है उनमें उन पर क्या कर सकता है, अधीक्षण की शक्ति है। वही बात करें अनुच्छेद 230 में, तो इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय के अधिकतर क्षेत्र का केंद्रशासित प्रदेशों तक विस्तार। मतलब कि जो उच्च न्यायालय है उसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, केंद्रशासित प्रदेश तक विस्तार। मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश की सुनवाई दोस्तों कर सकता है। ये बातें कहा गया है अनुच्छेद 230 में। और 231 हम लोग जाने गए कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों हो सकती है, जो अनुच्छेद 231 में
कहा गया। तो इस तरह से दोस्तों हमारा क्या होता है, हाईकोर्ट खत्म होता है। किसी तरह की कोई समस्या अगर आपको आ रही है तो हमें कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइए, क्योंकि हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास दोस्तों कर रहे हैं। आपको आसानी से सभी चीज़ों को समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। अगर कहीं भी समझने में दोस्तों परेशानी हो रही है या कोई पॉइंट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह से आप अध्याय को दोस्तों अगर अध्ययन करते हैं तो आपको किस तरह की कोई समस्या दोस्तों नहीं आने वाली है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जिला न्यायालय के बारे में, बस थोड़ा सा 5 मिनट समझ लेंगे। जिला न्यायालय या जिला सत्र न्यायालय, अब जिला न्यायालय होता है उसको भी दोस्तों हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। कैसे वो समझिए। तो अनुच्छेद 233 से लेकर 237 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 6 के अंतर्गत ही, भाग 6 के अंतर्गत ही है, याद रखिएगा। जिला न्यायालय बोले कौन से भाग में है, तो भाग 6 में ही है। अब बात आता है कि जिला न्यायालय क्या होता है, जिला सत्र न्यायालय क्या होता है। तो ये सामान्यतः क्या होते हैं, सिविल मामलों की सुनवाई के लिए होता है, जैसे संपत्ति विवाद, अनुबंध से संबंधित मामले या परिवार से जुड़े, मतलब जो दीवानी मामले होते हैं, जो दीवानी मामले होते हैं, मतलब जो संपत्ति में हो गया वो सब जो होता है ना, जैसे विवाह विच्छेद हो गया, आपका तलाक हो गया, संपत्ति हो गया, किसी का कोई जमीन हड़प लिया, तो ये सब जो होता है, ये सब सुनवाई कहाँ होता है, जिला न्यायालय में होता है। वहीं हम बात करेंगे जिला सत्र न्यायालय क्या होता है। तो जिला सत्र न्यायालय जो होता है दोस्तों, जो फौजदारी मतलब जो क्रिमिनल मामले की सुनवाई करता है, जिसमें गंभीर अपराध जैसे हत्या हो गया, आपका रेप बलात्कार हो गया, डकैती हो गया, इसकी सुनवाई करता है। तो ये सब क्या होता है, सत्र न्यायालय, मतलब जिला सत्र न्यायालय, मतलब जो दीवानी मामले की सुनवाई कर रहा है वो जिला न्यायालय, और जो फौजदारी मामले की सुनवाई कर रहा है वो जिला सत्र न्यायालय, ये ध्यान रखिएगा। अब बात आता है इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल ही करते हैं, लेकिन किससे परामर्श देंगे, तो जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उनके उनसे परामर्श लेकर के नियुक्ति करते हैं। और इनकी योग्यता क्या है, तो इनकी योग्यता दोस्तों कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो किसी भी न्यायालय में दोस्तों, ये 7 वर्ष तक क्या होगा, अधिवक्ता रहा होगा, तब क्या होगा, ये जिला सत्र न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दोस्तों बनने योग्य है। ये बात याद रखिएगा। और भी दोस्तों जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, मतलब कि तो उनकी जो नियुक्ति होती है, वो जो पीसीएस जो एग्जाम होता है हर एक राज्य में, तो उसके द्वारा दोस्तों इसकी नियुक्ति होती है। अब कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल दोस्तों 60 वर्ष होता है। देखिए जिला तीनों जो स्तर बताएं, तो सबसे नीचे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो नीचे क्या होता है, 60 वर्ष, यहाँ हो जाएगा 62 वर्ष, और यहाँ कितना हो जाएगा, 65 वर्ष। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। कार्य क्षेत्र क्या होता है, तो ये न्यायिक और प्रशासनिक शक्ति प्राप्त होता है, मतलब कि न्यायिक बता दिए कोई अपराध के लिए मृत्यु दंड भी, मतलब फांसी की सजा भी दोस्तों दे सकता है, भले आप बाद में जाकर अपील कर सकते हैं, लेकिन इसके पास भी दोस्तों शक्ति होता है। तो इस तरह से हम दोस्तों समझ चुके हैं कि जिला न्यायालय क्या होता है, जिला सत्र न्यायालय क्या होता है, कौन नियुक्त करता है इसकी, क्या ऐसा कार्यकाल होता है, सब चीज़ के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। कार्यकाल मतलब अवधि मत समझिए आया कि यहाँ 5 साल 6 साल के लिए होता है। भारतीय संविधान में किस तरह कोई कार्यकाल इनका उल्लेख नहीं किया गया है, बस उम्र सीमा तक इनका उल्लेख किया गया है कि हाँ सत्र न्यायालय में इतना साल तक रहेगा, हाई कोर्ट में इतना साल तक रहेगा, और सुप्रीम कोर्ट में इतना साल तक रहेगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि हमें आपसे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। इस तरह से हम और वीडियो लाएं दोस्तों। ऐसा तो वीडियो लाएंगे ही, अगर नहीं भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा इस तरह से हम पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि आपको सभी चीज़ें आसानी से समझ में आए। क्योंकि आप सिर्फ थ्योरी पार्ट पढ़ने के बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं दोस्तों, तो ये आपका क्या होता है, पढ़ना मतलब कि उतना सार्थक नहीं होता है। अगर आप थ्योरी क्लास करने के बाद आप अगर ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेते हैं तो आपका क्या होता है, वो चैप्टर दोस्तों कंप्लीट हो जाता है। तो अगला जो टॉपिक आएगा हमारा, इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आएगा। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में इससे बने हैं, वो सारे क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग जमा करके अगले क्लास में दोस्तों देखेंगे। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो अपने ग्रुप में दोस्तों शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिले। और बता दिए दोस्तों कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से दोस्तों एक टेलीग्राम पर क्यूज ग्रुप शुरू हुआ है, तो वहाँ पर भी आप जो प्रीवियस ईयर जो जितने भी क्वेश्चन उसमें कहते हैं प्रीवियस ईयर होते हैं, और टॉपिक वाइज होता है। हर एक दिन, मतलब सप्ताह का 7 दिन होता है दोस्तों। सोमवार को कोई सब्जेक्ट और होता है, मंडे को, ट्यूसडे को, इस तरह से क्या बांटा हुआ सब्जेक्ट है, तो वहाँ भी शामिल होकर के आप उसका लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपने पढ़ाई में दोस्तों लगे होंगे, इस तरह से लगे रहिएगा, ताकि आपका जो आने वाला समय है दोस्तों उसमें इतना कुछ परिवर्तन हो। धन्यवाद दोस्तों।